सभी मंचासीन सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित टीचिंग स्टाफ, शिक्षक एवं प्रिय बच्चों, आलोक जी ने प्रारंभ में कहा कि हम सभी यहाँ एक अभियान के अंतर्गत यहाँ पे आए हैं। अब अभियान के अंतर्गत सुनने में आता है और 20 मई की चर्चा भी है, तो हम में से यहाँ पे अधिकांश 90% जो है बच्चे हैं। अभियान बताया मतदाता जागरण का, तो हम तो मतदाता है नहीं, है क्या? कोई बच्चा ऐसा है जो मतदाता है? अंग्रेजी में कहा जाए तो वोटर है। तो फिर ये अभियान के लिए आपके पास आना, ये तो हम लोग का फेलियर हो गया, ऐसा है क्या? पर जब ऐसी योजनाएं बनती हैं तब ये विचार में आता है कि जो आज भविष्य के बारे में विचार करता है वो हमेशा सफल रहता है। आपके विद्यालय का थॉट फॉर द डे क्या है, किसे पता है? आपके विद्यालय का थॉट फॉर द डे क्या है? ऐसा मेरे देखने में आया, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट सेज आई एम। पक्का? क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब बना कुछ भी असंभव नहीं है। और जब हम लोग समाज के बारे में ये विषय ध्यान रखते हैं, जब देश के बारे में ध्यान रखते हैं, तब लगता है कि कोई भी कार्य ऐसा आप करें और अपने देश को जहां ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ संभव नहीं है। ऐसा है क्या? एक समय था 17वीं सेंचुरी के आसपास, 17वीं शताब्दी के आसपास, जब विश्व में सबसे ज्यादा गरीबी किसी एक देश का हुआ करता था। उस देश का नाम पता है आपको? क्या नाम है? भारत। कितना परसेंट हुआ करता था? अगर मैं कहूं कि किसी को 33% मार्क्स मिला है, तो कितना मार्क्स मिला उसको 100 में से? 1/3, 2/3, 3/3, कितना? तेज बोलिए। 1/3। 33% विश्व की जीडीपी 17वीं शताब्दी में भारत की हुआ करती थी। क्लियर है बात? मतलब विश्व में यदि 100 रुपए आते थे तो वो 33 रुपए भारत से आते। इस प्रकार का एक विकसित देश, इस प्रकार का विश्व गुरु अपना भारत हुआ करता। फिर एक समय आया जब भारत की पहचान किसको होने लगी? इंडिया वॉज कॉल्ड द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। सुनिए बात, अध्ययन करिए। लॉर्ड मैकॉले के बारे में सुना किसी ने? उनके बारे में यहाँ बताने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि ऐसा देख रहा हूं कुछ चीजें नहीं पता है। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, लॉर्ड मैकॉले ने भारत की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसको लाने में बड़ा रोल है। भारत में पहले गुरुकुल ट्रेडिशन हुआ करता था, हम लोग शिक्षित हुआ करते थे। There is a significant difference between a literate and educated. समझते हैं इसका मतलब? लिटरेट का अर्थ होता है आप विद्यालय में गए, आपने 12वीं तक पढ़ी, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बता दीजिए। पर जब आपसे ये पूछा जाए कि महिलाओं का सम्मान करना है कि नहीं करना है, या आपके व्यवहार में ये नहीं दिखता है, तो दैट मीन्स यू आर लिटरेट। पढ़े तो है, एजुकेटेड नहीं। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और अपने भारतीय समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर चीज में देते हुए थिन लाइन बिटवीन दिस एंड दैट। तो हमेशा ध्यान देना है कि एजुकेटेड रहना है। हमें लॉर्ड मैकॉले के विषय में बात कर रहा था, जब वो आए ब्रिटिश सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने, तो उन्होंने देखा ये देश तो अनोखा देश है, विचित्र है। यहाँ पे एक दूसरे से इतना प्रेम है, आत्मीयता है, पूरे समाज को परिवार मानते हैं,
ऐसे कई जगह अपने 18वीं शताब्दी तक होते थे जहां पे पूरे गांव में ताले नहीं लगते थे। तो आज के समाज में जब मैं आपसे बात करूंगा, आप बच्चे हो, अभी नौजवान हो, तो आप पर ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज अनइमेजिनेबल। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ चोरी हो गई, आज यहाँ चीना हो गई, यहाँ हो गई। तो जो हम वर्तमान में देखते हैं, हमको लगता है पूरा विश्व ऐसा ही। पर लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि वो पीढ़ी, वो जनरेशन जो अपने पूर्वज के द्वारा किए हुए काम को याद नहीं करती, उनके आने वाली पीढ़ियां कभी उनको याद नहीं करेंगी। ये किसने कहा? भारतीय ने या विदेशी ने? तेज बोलिए, भारतीय या विदेशी? एक विदेशी ने यह बात बोली। और हम क्या सीख सकते हैं कि भारत में ऐसे हमारे पूर्वज आर्यभट्टा से लेके जगदीश चंद्र बोस तक, सुभाष चंद्र बोस से लेके शहीद भगत सिंह तक, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए क्या किया, उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं और उसको कितना याद रख सकते हैं। एक समय पे 33% जीडीपी वाला देश, एक और 18वीं 19वीं शताब्दी में लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स हो गया, इंडिया इज अ पुअर कंट्री हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप ध्यान देते हैं, तो विचार आता है कि जो मूल सिद्धांत, जो फंडामेंटल्स है, अब स्कूल आते हैं, एक फंडामेंटल है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अनुशासन से कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक पीरियड है मैथ्स का, तो मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश में तो इंग्लिश पढ़ना है। एक व्यवस्थाएं बनाई जाती है, जब व्यवस्थाएं में असंतुलन आता है, तब भविष्य बदल जाता है। ये नियम है। आप कहीं पे भी देखेंगे, एक पिता ने बड़े अच्छे से धन अर्जित किया, विद्यालय बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बेटे ने वो ध्यान नहीं दिया, उसमें वो संस्कार निर्माण नहीं हुआ, उसमें वो व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ, तो आगे चल के जो पिता ने किया वही वैसा रहेगा क्या? रहेगा? नहीं रहेगा। ये फैक्ट है, ये फंडामेंटल है, सिद्धांत है। और इसीलिए अपने प्रत्येक दिन में जब भी आप सुबह उठे, तो किसी एक महापुरुष का ध्यान करें। ये नियम बना करके जीवन, और जिनसे आपको प्रेरणा मिलती, जिन्होंने देश के लिए नचार कर दिया अपने अपना जीवन। 4 साहिबजादे के बारे में कौन कौन जानता है? 4 साहिबजादे नाम सुना है? हाँ या ना? किसी ने सुना तो आप खड़ा करिए। आप बच्चों के लिए उनसे अच्छी प्रेरणा हो ही नहीं सकती है। गुरु गोविंद सिंह का नाम किसने सुना है? किसी ने सुना है? हाँ या ना? सुना है तो हाथ खड़ा करिए। जिसने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है, अपना दाहिना हाथ खड़ा करिए। दाहिना हाथ खड़ा करिए, इसका मतलब किसी ने नहीं सुना है, 2 बच्चों ने सुना है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उन्हीं को 4 साहिबजादे बोलते थे। उनमें चारों बच्चों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन दिया, लेकिन उसमें से 2 बच्चे विशेष थे, 9 साल 12-13 साल के, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। और 9 साल के बच्चे से बड़े लगभग आप सभी बच्चे यहाँ बैठे, तो कल्पना करिए 9 साल का जोरावर सिंह, वो इसलिए ईटे में चुना गया, जिंदा चुना गया, क्योंकि उसने अपने धर्म को नहीं बदला। और धर्म का अर्थ क्या होता है? पूजा करना या ड्यूटी? धर्म का अर्थ क्या होता है? ड्यूटी। आप जब विद्यार्थी होते हैं तो आपका विद्यार्थी धर्म होता है। आप अभी घर में जाएंगे, वहां माता पिता देखेंगे, माता पिता से मिलेंगे, उनके प्रति जो धर्म आएगा वो आपका पुत्र धर्म होगा या पुत्री धर्म होगा। एक शिक्षक जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, यहाँ स्कूल में पढ़ाता है, तो वो शिक्षक धर्म में होता है। और वही शिक्षक जब अपने घर में चला जाता है, तो वो मातृ पितृ धर्म में होता है। तो ड्यूटीज बदलती रहती है। जोरावर सिंह, फतेह सिंह जो है, वो जिंदा ईटे में चले गए, चुना दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि अपना धर्म क्या है। अगर 33% से लेकर अभी अपना देश जो है, अब तो बढ़ गया, अभी इस समय भारत की इकोनॉमी कितने परसेंट पे है? कौन से नंबर पे है? नंबर, वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेडली आपने आंसर दिया। भारत की इकोनॉमी 5वें पे आ गई है।
पर आप बस 20-25 साल 30 साल 40 साल पहले जब देखते थे तो लगता था कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। तो इतना बदलाव जब समाज में आता है, 33% डाउनफॉल, फिर आज की डेट में विश्व में 5वें नंबर पे इकॉनमी आपके देश की, तो कोई ना कोई कुछ कार्य करता है कि नहीं करता है? तो एज ए स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, अपना कार्य क्या है? समय से स्कूल से आना, डिसिप्लिन रहना, स्कूल में अच्छे वातावरण का ध्यान देना, गलत बातें नहीं करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना अपने में, ये अपना एक काम आता है। इसी प्रकार से एक लोकतंत्र व्यवस्था रहती है, डेमोक्रेटिक स्टेट रहता है। तो विश्व की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? विच कंट्री इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? कौन बता सकता है? गेस मारिए। फ्रांस। और कोई गेस? विश्व का सबसे विकसित देश किसको माना जाता है? विच कंट्री इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आल्सो द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का अर्थ जब वो स्वतंत्र हुआ, अपने लोगों से स्वतंत्र हुआ, इसकी पूरी कहानी है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री अपने बनाने का निर्णय लिया। फिर विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी देश है? उसका एक और नाम? कौन सा नाम अच्छा लगता है? पक्का? भारत से अटैचमेंट है। जैसे भी कितना भी इंग्लिश में बोला जाए वो भाव नहीं आएगा, और जब आप हिंदी में बात करते हैं या अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो भाव आ जाता है। अभी हम कहीं बाहर जाते हैं और जहाँ किसी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला हूँ, अमेरिका वगैरह में रहा करता था, वहाँ किसी ने कहा चलो भैया, तो तुरंत उसकी तरफ ध्यान आता है, उससे कोई मतलब नहीं, उसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो आपके अंदर भाव जगा देता है तुरंत। 2-4 शब्द आपके अंदर भाव जगा देते हैं, क्योंकि आप पृष्ठभूमि से हैं, आपकी मातृभूमि हो रही है, आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, किस प्रकार से आप बातचीत करते हैं, आपके भाई रिश्तेदार नातेदार, इससे आप तुरंत जुड़ते हैं। तो जब इस प्रकार का काम देश में होता है कि हम 33% से उतरकर फिर 5वें देश पे आ जाते हैं, तो किसी न किसी ने कार्य किया होता है, तो बताने का प्रयास कर रहा था। और वो कार्य कैसा किया होता है? प्रोग्रेसिव काम किया होता है, कोई प्रगतिशील काम किया होता है, कोई पॉजिटिव काम किया होता है। और उस पॉजिटिव काम में हमारी भागीदारी क्या हो सकती है? जैसा शुरू में ही कहा गया कि हम तो बच्चे हैं, हम तो वोट देने भी नहीं जाएंगे, पर हम आज वोट देने नहीं जाएंगे क्या कल भी वोट नहीं देंगे? 18 साल की आयु के बाद क्या हम सभी वोट देंगे? ऐसा होगा कि नहीं होगा? एलिजिबल हो जाएंगे? यस और नो? लाउडर। तो तब तक हमारे ध्यान में आ जाएगा जब हम पहली बार वोट करेंगे, इन विषयों में जब आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो लगेगा कितना महत्वपूर्ण काम था। अब हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी पोटेंशियल वोटर्स हैं, तो हम अपना वोट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हम लोगों के भाव में आया, क्योंकि सनातन धर्म ये सिखाता है, भारत का धर्म ये सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। क्या सिखाता है? इसका अर्थ वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो परिवार में किसी एक को बुखार होता है तो दूसरा आराम से सोता है या नहीं सोता है? सोता है या नहीं सोता है? हम ऐसे तो नहीं कि सोते हैं। तो इसीलिए परिवार में जो पूरा भारत अपना परिवार है, इसमें कुछ भी हो, इसमें इलेक्शन हो, इसमें स्वच्छता का कोई अभियान चले, इसमें अक्षत पूजन कोई अभियान चले, इसमें कोरोना के समय पे कोई अभियान चले, तो हम सभी एक हो जाते हैं, ये मुट्ठी बन जाती है, और वही हमारी शक्ति है। तो इसीलिए हम सब कोई भी अभियान में, और विशेषकर जिस अभियान की चर्चा अभी हम कर रहे हैं, मतदाता जागरण अभियान में, इसमें हम इस प्रकार की भूमिका कर सकते हैं, इसको अपने में सोचना है। पहला, जब भी हम पहले वोटर बनेंगे, हम स्वयं से अपना वोट देंगे। एक इतना ही करना है, अपना वोट देना है। किसके मन से देना है? माता पिता जी के मन से या अपने मन से? अपने मन से देना। हमें यह जान लीजिएगा, कई ऐसे कार्य होते हैं जिसका विजन मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं आज की जनरेशन का नहीं हूं, आप आज की जनरेशन के हैं। तो जब आप विचार करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर कंट्री, देश के हित में क्या है, तो आपका विचार मुझसे ज्यादा अच्छा होगा। आई माइट बी मोर एक्सपीरियंस देन यू, आई माइट हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू,
पर जब आप विचार करते हैं किस पृष्ठभूमि से करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य से करते हैं, ये देखा जाता है। इसलिए पहला कार्य, जब भी हम वोटर बनेंगे तो वोट देना आवश्यक, कहीं भी रहे वोट देने आना है, पहला। दूसरा, अपने घर में कोई वोट देने वाला है क्या? कौन है? कौन? लाउडर। माता पिता जी कम से कम होंगे अपने, हो सकता है किसी के भाई बहन हो। इन सभी से आग्रह करना है। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना है। क्या रिक्वेस्ट करना है? वोट देने जाना है। भाई साहब ने पहले कौन सी डेट बताई? 20 मई। इसको बिल्कुल कैलेंडर में नोट कर लीजिए। आज जाके कैलेंडर में गोला मार दीजिए, घर में कैलेंडर पक्का होगा, अपनी डायरी में कैलेंडर को वहां सर्कल करिए, और जैसे 20 मई को हो तो मतलब छुट्टी होगी, छुट्टी होगी, सुबह उठते ही माता पिता जी को बोलना है सबसे पहले वोट देना है। और बच्चे किसका रूप होते हैं? किसका रूप होते हैं? और भगवान की बात कोई ना करता है क्या? कौन ना करता है भगवान का नाम? कोई कर सकता है भगवान की बात ना? इसीलिए जो आप बोलेंगे वो आपके माता पिता सुनेंगे। इसलिए बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाना, आज से बोलना है। और बात करनी है कि जो विषय हम लोग जीवन में सोचा करते थे कभी हो ही नहीं सकती है। आर्टिकल 370 सुना है उसके बारे में? अब इस विद्यालय में 4 प्रिंसिपल हो, इस विद्यालय के 4 मैनेजर हो, तो अच्छा रहेगा इस विद्यालय का 1 मैनेजर 1 प्रिंसिपल हो। पक्का है? पक्का है? पर इसी देश में आज से 3 वर्ष पूर्व तक अलग विधान, 2 अलग कॉन्स्टिट्यूशन, 2 अलग झंडे, 2 अलग प्रधानमंत्री। The chief minister of Jammu and Kashmir was considered as the prime minister of Jammu and Kashmir. जानकारी थी? तो अच्छा था या खराब था? देश इसमें एक होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ऐसी चीज जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वो चीजें बदलाव में आती। राम मंदिर है, हम लोग हमेशा राम की बातें करते हैं, प्रेरणा जीवन में आती है। आप कुछ भी पूजा करते हो, किसी की पूजा करते हो, पर रोल मॉडल्स तो होते हैं ना जीवन में। राम जी को सिर्फ आप रोल मॉडल के लिए सोचिए कि अगर कोई बेस्ट बेटा हो सकता है तो वो कौन हो सकता है? क्या हम उसका आधा भी हो सकते हैं? आज हमारे पिताजी बोल रहे हैं कि आपको धूप में जाके ये सामान लेके आना है, तो तुरंत मुंह बनता है। बनता ही नहीं बनता है? तुरंत देखते हैं पिताजी आप देख भी नहीं रहे, पापा आप देख भी नहीं, इतना धूप में जाके सामान लेने जाओ। और एक समय ऐसा था कि एक बेटे को जिसको राजा बनने जाना था, उनको एकदम से बोला गया कि आपको कल 14 वर्ष के वनवास के जाना है। जितना भी हमने पढ़ा है, क्या ऐसा कहीं सुनने में आया कि इफेंट बट हुआ राम जी के द्वारा? हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रेरणा की तरह लीजिए। और जब तक जीवन में प्रेरणा रहती है आपकी, जब तक आपके जीवन में रोल मॉडल रहते हैं, तब तक आपका जीवन हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। नेशनल यूथ डे किसके नाम पे मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे किसी को ध्यान है? टीचर्स को या बच्चों को आया ना? तेज बोले, जिसको भी आता है गेस मारिए, कोई एग्जाम नहीं है। बहुत सुंदर। इस विद्यालय की बालिकाएं इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसा ध्यान में आ रहा है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के नाम में मनाया, उनके नाम पे मनाया। और उन्होंने एक कोट कहा था, अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ बोलिएगा, अराइज। मेरे साथ बोलिए, अराइज, अवेक and not stop until the goal is आगे तेज बोलो, अचीव। उठो, जागो, उठो, और तब तक न रुको जब तक अपना गोल अचीव ना हो जाए। हर बच्चे का यहाँ एक गोल होना चाहिए। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, कुछ भी गोल, पर एक गोल होना चाहिए। और वो गोल ही सुबह से शाम आपको दिखना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो समस्या है। और इसीलिए रोल मॉडल बनाए जाते हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली जाती है, इसलिए सीवी रमन से प्रेरणा ली जाती है, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा ली जाती है, चार्ल्स साइकिल से प्रेरणा ली जाती है। और तब आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। ऐसा हो सकता है? अपने लाइफ में रोल मॉडल बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इस मतदाता जागरण के अंतर्गत अपने माता पिता को जागृत करना, अपने माता पिता को ध्यान दिलाना कि आपको वोट देना ही देना है,
अपने भाई बंधुओं को फोन के द्वारा बात करना कि आप 20 मई को या जब भी आपका इलेक्शन होने जा रहा है आपको वोट देने जाना है। ऐसा कर सकते हैं? तेज बोलिए, कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्योंकि जो मन में आता है आपके वो आप कर सकते हैं, अगर मन में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। 3 मित्र थे, आप में से 3 जैसे बच्चे हैं तो जो 3 क्लोज फ्रेंड होंगे, ऐसे 3 फ्रेंड थे। वो 3 फ्रेंड एक जंगल में जाते हैं और जंगल में जाते हैं तो भटक जाते हैं, रास्ता जाना होता है किसी एक मित्र के यहाँ, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। तो काफी देर घूमने टहलने के बाद उनको कुछ जगह दिखने में नहीं आता है, तो एक जगह जाते हैं तो एक आदिवासियों का 2-4 घर मिलते हैं। क्या मिलता है? भूखे होते हैं, सुबह से बाहर होते हैं, अलग होते हैं। उनके ध्यान में आता है कि चलो कुछ खाया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। आदिवासी लोगों से मैंने बोला कि हम लोगों को सुबह से भूख लगी है, आप कुछ सामान दे दीजिए, हमारा कुछ भोजन के लिए हो जाए। आदिवासी और गांव वाले जैसे बोला जाए तो मन के बड़े होते हैं, शहर में ये बात नहीं रहेगी, पर गांव वाले मन के बड़े होते हैं। गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। उन्होंने उन तीनों बच्चों की बात सुनी, किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने चूल्हा दिया, किसी ने माचिस दी, किसी ने चावल दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने चीनी दी, और ये सभी लोग लेकर भी सारा सामान लेकर तीनों बच्चे जंगल में आ जाते हैं। अब ये सारा सामान से क्या बन सकता है? पक्का? तो उनके मन में भी आया कि चलो खीर बना लेते हैं, भूख लगी है। अब वो तीनों ने चूल्हा जलाया, उसमें सामान रखा, खीर, दूध रखा, चावल रखा, चीनी डाली और गपशप मारने, जैसे हम सभी गप्पे मारते हैं, गप मारने में मस्त हो गए। गप मारने में आनंद आता है ना हम लोगों को, तो उनको भी आनंद आया कि नहीं आएगा? तो वो तीनों गप मारने में इतने मस्त हो गए कि कुछ देर बाद ध्यान दिया तो खीर क्या गई? जल गई, सूख गई। तो जो 3 लोगों की मात्रा की खीर थी वो लगभग 1 की बची। अब अगर बहुत अच्छे मित्र होते जैसे आप लोग हैं तो क्या करते वो लोग? क्या करते? बांट के खाते। उसका आप समझदार बच्चे हो, अंग्रेजी में कहा था शेयरिंग इज केयरिंग। पर उन बच्चों ने ऐसा नहीं किया, वो बहुत अच्छे मित्र नहीं रहे होंगे आप जैसे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम में से कोई एक खाएगा, क्योंकि एक ही का है, लेकिन वो एक कौन होगा? तो निर्णय किया कि तीनों लोग अब सो जाएंगे और तीनों सोने के बाद जब उठेंगे तो अपना अपना एक सपना बताएंगे, सपना देखेंगे, सपना बताएंगे, और जिसका सपना सबसे अच्छा होगा, और कंफर्म किया जाएगा तीनों के द्वारा, ऊपर डिसीजन लेना कि आपका सपना सबसे अच्छा है। जिसका सपना सबसे अच्छा है उसे क्या मिलेगी? एक। तो तीनों सो गए। अब खाली पेट थे या भूखे पेट थे? सपने भी वैसे ही आएंगे। तीनों सोए, खाली पेट थे, बहुत अच्छी नींद तो आई नहीं होगी, सपने अपने आए। एकदम से एक उठा, उसने दोनों को उठाया, कह रहा उठो भैया, उठो उठो। उसने बोला क्या हो गया? कह रहा अभी तुम सो ही रहे हो, मैंने सपना देख लिया, मेरा सपना जो है बहुत सुंदर है, सबसे अच्छा सपना है, मैं जा रहा हूँ खीर खाने। सबने बोला रुक जाओ, पहले अपना सपना सुना दो। तो उसने बोला कि मैं एक सपने में गया, सपने में मैंने देखा एक बड़ा सा गांव है और गांव की कोई भी लोग घर पे नहीं है, सब एक बड़े से ग्राउंड में खड़े। तो जब बड़े से ग्राउंड में मैं भी वहां चलते जाने लग गया, बहुत भीड़ थी वहां पे। तो दूर से देखने में लगा और पास गया तो देखा एक बड़ा सा हाथी अपनी सूंड में फूल लेके घूम रहा है, चारों चक्कर मार रहा है लोगों की तरफ। तो वहां जब पहुंचा तो लोगों से पूछा कि हाथी क्यों घूम रहा है सूंड में फूल लेकर, माला लेकर? तो गांव वालों ने बताया कि ये माला लेकर घूम रहा है, राजकुमारी वो देखिए बैठी हुई है, राजा ने बोला है कि राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जिसके गले में ये माला हाथी डाल देगा। मैं भी खड़ा हो गया, बातचीत कर रहा था, तब तक हाथी आया सूंड वगैरह के और उसने धीरे से मेरे गले में क्या डाल दी? तो मैं क्या बन गया? राजा। मैं बन गया राजकुमार, पूरे धन संपत्ति मेरे पास, पूरे राजा राज मेरे पास आ गया, राजकुमारी मेरे पास, सुंदर विवाह मेरा हो गया संपन्न। तो इतना सुंदर सपना मैंने देखा। तो दूसरा वाला कहता है इसके लिए इतना उठाया तुमने, ये कोई सपना है? सपना तो मैंने देखा है। तो दूसरे वाले से पूछा अच्छा आपने क्या देखा है? तो उसने बोला मैं सपने में बैठा था और एकदम से मेरी आंख बंद थी, तब तक चारों तरफ से रोशनी सामने आ गई। आंख खोलकर देखा तो स्वयं खड़े हैं नारायण। कौन खड़े हैं? नारायण मतलब विष्णु भगवान। तो उन्होंने बोला कि पुत्र आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, आपने सबकी सहायता की जीवन में और आपके सत्कर्मों की वजह से अब आपका ये आखिरी जीवन है, आज के बाद आप मोक्ष मिलेगा आपको।
इस जीवन से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मृत्यु से। तो मेरे सामने तो नारायण आ गए, तो पहला वाला तो घबरा के किया, मैं तो सिर्फ अदरवाइज देख रहा था, इसलिए तो नारायण देख लिया, तो मेरा सपना ज्यादा अच्छा हुआ। तो तीसरे वाले की तरफ जब ध्यान दे तो तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सब नीचे करके खड़ा है। उससे कह यार आपने कुछ देखा तो बताओ, कहता नहीं आप दोनों डिसाइड कर लो, जो आप दोनों को ठीक लगे आप विजेता बना लो। कहता नहीं कुछ तो देखा तो मैंने देखा तो है, लेकिन आप दोनों का मुझे लगता है ठीक है, मेरा ठीक नहीं है। कहते नहीं फिर भी बताओ कि हम जो है फेयर लोग हैं, तो हम पूरी बात सुनेंगे उसके बाद निर्णय करेंगे किसका अच्छा है। कहता ठीक है, आप लोग इतना जोर दे रहे हो तो मैं वो सपना बताता हूँ आपको। तो उसने कहा कि आपके स्वप्न में तो राजकुमारी राजा और हाथी घोड़े आए, इनके स्वप्न में स्वयं नारायण आ गए, मेरे स्वप्न में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जैसी स्वप्न में आंख खोली तो मेरे सामने एक था बड़ा सा दैत्य। कौन था? अब दैत्य सुंदर होता है कि अगली होता है? पक्का? तो जब मेरी आंखें खुली मैंने सामने दैत्यराज देखा तो सामने हाथ जोड़ दिया कि दैत्यराज जी आप इतने गुस्से में क्यों? उसने कहा नहीं, आप लोग जिस पेड़ के सामने पैर करके सोए हो, ये दोनों लड़के जो हैं ये मेरे सामने सोए, मैं इस पेड़ पे निवास करता हूँ और अब इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए इन दोनों को सजा मिलेगी। तुमने ठीक किया, तुमने पैर निकाल नहीं किया था, इसलिए आपको सजा नहीं मिलेगी। तो जो ये लड़का तीसरा लड़का होता है कहता नहीं महाराज जी ये मेरे दोस्त हैं, इनको आप मत मारिए, अब इन्होंने गलती से कर दिया, अनजाने में गलती कर दी, अनजाने में किया है गलती किया। अब आग में अगर आप हाथ गलती से डालो या जानबूझ कर डालो, जलोगे या नहीं जलोगे? पक्का? तो दैत्यराज ने भी बोला कि आपने जाने भी किया अनजाने भी किया, आपको सजा तो मिलेगी। तो उसने फिर हाथ में जोड़ा कि नहीं महाराज जी मेरे बड़े खास दोस्त हैं, आप छोड़ दीजिए, आप बताइए उनकी सजा मुझे दीजिए। कहते नहीं आपने तो कोई गलती की नहीं, तो आपको सजा दे दीजिए। उसने बड़ा हाथ पैर जोड़ा, तो कहता ठीक है, अब आप इतना हाथ पैर जोड़ रहे हो तो आपको सजा दूंगा, लेकिन आपकी सजा बड़ी कम रहेगी क्योंकि आपने तो गलती की नहीं थी। तो दैत्यराज ने चारों तरफ देखा इधर उधर, तो उसको दिखा क्या, वो बर्तन में क्या दिखा? तो उसने बोला आपकी सजा यही है कि आप क्या कर लो, खीर खा लो। तो कहता नहीं नहीं महाराज जी, दैत्यराज जी वो तो हम तीनों को खाना है। कहते आप खीर खा रहे हो या मैं आपके दोनों दोस्तों को खा लूं? तो उस लड़के तीसरे लड़के ने क्या किया, अब जब उसने एक कहानी सुनी तो उसके दोस्त बोलते हैं यार खाना चाहिए, तुमने उठाया नहीं, हम क्यों पी लेते उसके। तो कहता है कि आपके स्वप्न में रानी और राजा और हाथी और घोड़े आ रहे थे तो आपको उठाने पे हिले नहीं, इनके स्वप्न में स्वयं नारायण खड़े थे तो ये नहीं उठे, उठाने का प्रयास तो बहुत किया, तो मेरे पास कोई बचा नहीं था, तो मैंने जो है क्या खा लिया। तो तीसरे वाले ने खीर खा ली और अपने मन के हिसाब से उसने कहानियां बनाया। इसीलिए ऐसे बच्चों में बनना है कि अपना मन स्ट्रॉन्ग करना और हमेशा प्रोग्रेसिव विचार करना, हमेशा ऐसा कार्य करना है जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र धर्म। इसलिए अंत में और समय न लेते हुए अपने माता पिता से आग्रह करना, अपने बगल में अंकल आंटी भाई बहन 4-5 घर जो बगल के हैं उनके पास 20 को जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना इलेक्शन में वोट देने के लिए और अपने विचार से देश हित में वोट देने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करना। इतना ही आप सभी से कहना था। इतनी बात कहकर आपको विराम देता हूं। भारत माता की जय। ऐसा भी बहुत ही अच्छी बातें बताई आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठा के बताएंगे, हाथ उठाएंगे। सबको अच्छा लगा तो सीधा हाथ ऊपर उठाएंगे। उठाइए, आप लोगों को अच्छा लगा तो ऐसे हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं निवेदन करूंगा इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान रितेश जी से कि वो यहाँ पर आए हुए तो ऐसा है सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन दें और अपने कुछ विषय रखें। सबसे पहले तो यहाँ पर मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आलोक जी और जिनको आप अभी सुन रहे थे, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे विदुषी और विद्वान लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और बगल में जो बैठे हुए हैं काफ़ी बुजुर्ग हुआ है, हो सकता है कुछ लोग पहचानते भी हो, प्रेम शंकर सिंह जी बहुत पुराने इस क्षेत्र के निवासी हैं। और एक बात और आपको बताएं, जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी उस समय ये यहाँ पर
हमारी जो स्कूल की संरक्षक टीम थी उसके मेंबर थे और आपके बच्चे यहीं पर पढ़े थे, तब मैं भी छोटा था और मैं इनकी उंगली पकड़ के इनके साथ आया जाया करता था। तो ये इस संस्था से तब से जुड़े हुए। बाकी सर को आप लोग परिचित ही है, अविनाश सर भी परिचय दिया। ब्राइट स्टार कॉन्वेंट स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड की भी ब्रांच है, यूपी बोर्ड की भी ब्रांच है ऐसा। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बच्चों की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से। मैं बस कुछ बात ये चाहूंगा, और समय नहीं सबको दिया गया, कि जो कुछ भी आज आपको उन्होंने बताया, तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक बच्चा आए और शेयर करे कि पढ़ाई के अलावा आपने इस स्कूल में किस किस चीज की प्रैक्टिस की है, कैसे आपको कराई गई है, उनका पर्पस क्या रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आपको आया। कौन बच्चे आएगा निकल के? पुराने बच्चों में आलोक सर, योगा क्लासेस से लेकर आ जाओ। हाँ, अनवर की बेटी है ना, हाँ बुलाओ स्कूल। गुलशन आओ। थोड़ा सा बस पढ़ाई को